Hello students, how are you? Today I will teach you pair of linear equation with a two variable, and this chapter is one of the easiest of the class 10th mathematics. एंड इस वीडियो में मैं आपको 10 to 12 क्वेश्चंस बताऊंगी जो मोस्टली क्लास टेस्ट में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही आसान मेथड से बताऊंगी जिससे कि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए जो मैथमेटिक्स में थोड़े वीक हैं, और जो बच्चे एवरेज एंड वेरी गुड हैं दे विल डू दीज क्वेश्चंस वेरी फटाफट टाइप कर लेंगे। वो बिल्कुल 2 मिनट में इस क्वेश्चंस को कर लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही। तो लेट वी स्टार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ अ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी डजेंट इक्वल टू जीरो, ये आपको समझना होगा। इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होते हैं, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, जहाँ ए बी कभी भी जीरो नहीं होगा बिकॉज फिर पूरी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम यहाँ पे दो इक्वेशन लेते हैं जिसमें आप फर्स्ट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो ये दो इक्वेशंस जो होते हैं हमारे पास में, इसे हमें ग्राफ में प्लॉट करने होते हैं, इसके सॉल्यूशंस। तो जब भी हम इस ग्राफ में हम इसे प्लॉट करते हैं तो तीन कंडीशंस वहाँ पे रेज होती है। या तो इनके लाइंस जो होते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन में ये पैरेलल लाइंस होते हैं, एंड थर्ड में ये कॉन्साइड लाइंस होते हैं। इट मीन्स एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लगकर आती है। तो फटाफट इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लूँगी, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके हम उसे ग्राफ में प्लॉट करना आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन मैंने लिया है, आप देखो ए एक्स प्लस बी वाई एंड सी, ये सी है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा दो इक्वेशंस है। तो फर्स्ट इक्वेशंस के मैं एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करूंगी और देन सेकेंड इक्वेशंस के निकालूंगी और उसे प्लॉट करूंगी। तो हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वी हैव अ फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो हम किसी भी वेरिएबल के रेफरेंस में इक्वेशंस को राइट करते हैं फर्स्ट। तो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड होता है कि आप x को लेफ्ट साइड में रखो या y को लेफ्ट साइड में रखो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैं किसी को भी रख लेती हूँ। मैं फर्स्ट 3x को मैंने लेफ्ट में रखा एंड 5, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि ये क्या कर रहे हैं, इस वजह से मैं ये बता रही हूँ। ये प्लस 2y जब आपके राइट साइड में शिफ्ट होगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, 5 माइनस 2y। ये बेसिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में जो आपको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 5 माइनस 2y एंड दिस इज द मल्टीप्लाई हियर, सो व्हेन वी चेंज द साइड इट बिकम्स अ डिवाइड। ओके, तो हमारा x इक्वल टू 5 माइनस 2y अपॉन 3 हो गया। नाउ लुक, दिस इज आवर बेसिक इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें अपने मन से इस y की वैल्यू को रखना है। अपने मन से मैंने 0, 1, 1, 2, 3, 4 यानी कोई भी वैल्यू हमने रखा। तो मैंने y की वैल्यू अपने मन से 0 लिया है, 0 अपने मन से लेना है। ये कोई आपके कोई फार्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो आपने y की वैल्यू यहाँ 0 रखी, तो क्या होता है ये 5 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3। तो 5 माइनस ये ओवरऑल 0 हो गया, 5 अपॉन 3 आपके पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने y की वैल्यू 1 ली तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। 5 माइनस 2, 3/3 1। ओके, इतना आप करके देखो। फिर आपने y की वैल्यू -2 ली तो -2 इंटू 2 आपके प्लस 4 हो गए एंड 5 प्लस 4 9 अपॉन 3 आपकी वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। सेम हम इक्वेशंस 2 के भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे और उसे प्लॉट करेंगे। ओके, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को x के रेफरेंस में हमने किया। नाउ y की वैल्यू हमने अपने मन से 1 रखी एंड x की वैल्यू में 5 मिल गई।
इस तरह हमारे 3 सॉल्यूशंस आ गए, 5 1 2 -1 एंड हाफ एंड -2। तो 3 सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के और 3 उसके, आप इसे प्लॉट करते हैं। ओके, इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। आप देखो मैंने स्केल की मदद से इक्वल डिवीजन पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिया है, और लेफ़्ट साइड में जो माइनस एक्स एक्सिस है उसे भी इक्वल पे लिया है। ऊपर आपका प्लस वाई है और नीचे आपका माइनस वाई का पार्ट होता है। तो हम अब इसे प्लॉट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 5 and 1। हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है 5 and 1, 2 -2। तो इसे ही मैं अब प्लॉट कर रही हूँ। इसमें कैसे करेंगे, तो ये आपका x क्या था 5 और y 1, तो जस्ट इसके ऊपर y के बिल्कुल यहाँ सामने इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। ये देखो बिल्कुल, ये आपने क्लास 9th में भी किया है। ऐसे इस तरह से हम सारे नंबर्स को प्लॉट कर दे। तो फर्स्ट इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन हमने प्लॉट किए, तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन दिस वन, जिस पे मैं अभी पेंसिल ड्रॉ कर रही हूँ, आप प्लॉट करके देखना। और सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी ये सेकंड बन गई। ओके, इसके सॉल्यूशंस हमने ड्रॉ किए। तो हमारा आप देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, हमेशा सीधी लाइन ही ड्रॉ होगी। ओके, और ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ने क्या किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती है तो वन सॉल्यूशंस होता है। क्या होता है, वन सॉल्यूशन। तो इसके थ्रू तो आपने पहले भी जो पढ़ रखा था वो आपने सॉल्यूशन निकाल कर ग्राफ पे ड्रॉ करना सीखा है। ओके, अब ग्राफ के बेस पे अगर आप इसके सॉल्यूशंस देखो तो इसकी सॉल्यूशंस क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल -1 से जस्ट ऊपर आ रही है, 1.8 ले सकते हैं, -1.8 y की वैल्यू, और x की वैल्यू जो आप लोगे 2 पॉइंट समथिंग। ओके, ये तो मैंने सिर्फ आपको ये ड्रॉ करना सिखाया है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें हम विदाउट ड्रॉ देखेंगे कि हमारे पैरेलल ऑफ लाइंस किस फॉर्म के होते हैं। तो लेट बी डिस्कस। नेक्स्ट जो हमें करना है इसमें, ये NCERT का टेबल 3.4 आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, जिसमें कि पेयर ऑफ इक्वेशंस की जो करस्पॉन्डिंग रिजल्ट होते हैं उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दोनों लाइन या तो इंटरसेक्टिंग आती है, कोइंसिडेंट आती है, या पैरेलल आती है। तो कैसे हम बिना इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हम किस तरह से बताएंगे कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या पैरेलल है। तो लेट मी फर्स्ट टेक अ फर्स्ट एग्जांपल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे गिवन इक्वेशन है हम उसे लीनियर इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू -2 है, C1 की वैल्यू 0 है। सिमिलरली A2 की वैल्यू 3, B2 की 4 एंड C2 की -4। तो बिना ग्राफ में प्लॉट किए हुए कैसे आप समझोगे कि इसकी इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस होती है। तो जस्ट आप करोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2। हियर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। A1 क्या है 1, A2 क्या है 3, और इस साइड में आप रखो B1 -2 एंड 4। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। 1/3 एंड ये आपका -1/2 हो जाता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो व्हेन A1/A2 डजंट इक्वल टू B1/B2, तो हमारा सॉल्यूशंस जो आता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं, सॉरी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। यानी इसी तरह से लाइंस बनेगी जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे, और सॉल्यूशन हमेशा ही ओनली वन होगा, एक ही सॉल्यूशंस होगा। आप देख भी सकते हो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होता है हमारा, एक ही पॉइंट पे मिलता है। ओके, अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम। सेकेंड पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो होते हैं कॉन्सिडेंट होते हैं। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन के जो सॉल्यूशंस आते हैं उसी लाइंस पे दूसरी लाइंस के भी सॉल्यूशंस ड्रॉ हो जाते हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं उसे। अब आप बिना इसे ग्राफ में डाले हुए कैसे समझते हो, आप इसे कंपेयर करते हो लीनियर इक्वेशन से। इस तरह से आप A1 B1 C1 लिखते हो, A2 B2 लिखते हो। ओके, अब A1/A2 आप करो, क्या देखते हो, 2/4 एंड 3/6 एंड C1/C2 आपका -9/18 18 हो जाता है। तो इन एवरी सिचुएशन वी गेट अ सेम सॉल्यूशन, 1/2 1/2 एंड माइनस प्लस होके 1/2। तो एवरी सिचुएशन में जब सॉल्यूशन सेम हो गए तो लाइंस कैसी बनेगी, एक दूसरे के ऊपर ले डाउन होगी। तो आप इसे कंपेयर करोगे। ओके,
दिस इज योर सेकेंड सिचुएशन। और इस सिचुएशंस में आपके मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं। देखो इस पॉइंट पे लाई करा तो एक्स वाई की वैल्यू, इस पॉइंट पे इस तरह से बहुत जितने आप निकालते जाओगे मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो आप सॉल्यूशंस में मेनी सॉल्यूशंस इस सिचुएशंस में लिखोगे। थर्ड जो सिचुएशन होती है वहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशंस जो आते हैं वो आपके पैरेलल आते हैं। कैसे आप इसे विदाउट ग्राफ किए हुए कैसे फाइंड आउट कर लोगे? जब आप देखोगे A1/A2 एंड B1/B2 ये एक दूसरे के इक्वल हैं, बट B1/B2 डजंट इक्वल टू C1/C2। हियर यू कैन सी 1/2 and this is a 2/4, obviously become a 1/2 एंड C1/C2 क्या बन जाता है आपका -4/-12 से ये आपका 1/3 हो जाता है। ओके, तो ये दोनों तो बराबर हैं बट ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप वहाँ पे सॉल्यूशंस में लिख दोगे कि ये पैरेलल हैं। क्या है, लाइंस जब भी ड्रॉ होगी इसके सॉल्यूशंस लीनियर के ड्रॉ होंगे ग्राफ पे तो पैरेलल होंगे। और सिचुएशन जब पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशंस, कोई भी ये कभी भी मीट ही नहीं करता एक दूसरे से, तो सॉल्यूशंस निकल ही नहीं सकते। इन दैट सिचुएशन यू विल आंसर दैट देयर इज ए नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, उसमें यही पूछे जाते हैं इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होते हैं आपके NCERT 3.2 में। आप देख सकते हो कि जो आपका पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है एंड इंटरसेक्ट है। तो जो अभी मैंने जस्ट अभी सिचुएशन बताई उसी सिचुएशन पर आप A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 को कंपेयर करके आप बता दोगे कि तीनों में से कौन सी सिचुएशन पे ये इक्वेशंस लाई करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं कि आपकी पेयर ऑफ इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है एंड इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इसे हम समझते हैं कॉन्सिस्टेंट कब होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट तब होती है जब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, इट मीन्स वन सॉल्यूशंस निकल कर आता है तभी तो कंसिस्ट करता है। एंड दूसरी सिचुएशन में जब आपकी मेनी सॉल्यूशंस आते हैं यानी लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाती है, कॉन्सिडेंट होते हैं। मेनी सॉल्यूशंस में ये कॉन्सिडेंट कहलाते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट कब कहलाते हैं? जब पैरेलल है, इट मीन्स कि देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे में कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट पूछने पे भी आप उसे कंपेयर करके आंसर कर सकते हो। तो इस टाइप के 3.2 में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं आपके 2 मार्क्स के आते हैं। इसे मैं आप सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल से समझाया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपके लिए करने जा रही हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ नो सॉल्यूशन। तो कैसे इसे सॉल्व करोगे? आप फटाफट से इसके A1 A2 लिख लोगे। A1 आपके 3 हैं, B1 आपका 1 है एंड C1 जो है वो आपका -1 है। कभी भी आप ये गलती मत करो, इधर से मत लो, इक्वेशंस को पहले लीनियर फॉर्म में लेकर आओ फिर देखो क्या है। तो C1 हमारा -1 है, A2 आपका 2k-1 है, B2 आपके k-1 है एंड C2 अगेन आपकी वैल्यू -2k+1 है। बच्चे क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को नहीं लगाते हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपकी माइनस सिर्फ 2k पे ही एप्लीकेबल होगी जो कि गलत हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर इसको आप इस C1 है आपका C2 है सॉरी, तो आप इसको जब इस साइड लेकर आओगे तो ये पूरा का पूरा एक टर्म होता है 2k+1, यहाँ पे एक टर्म है। आप इसको लाओगे तो ये दोनों ही माइनस होंगे, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगाकर इसकी वैल्यू माइनस में लिखते हैं। ओके, अब नो सॉल्यूशंस है तो नो सॉल्यूशंस की कंडीशन अभी अभी आपने क्या पढ़ी? नो सॉल्यूशंस में A1/A2 B1/B2 बट ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो आप इसी चीज़ को, इसी सिचुएशंस को यहाँ बिठा दोगे 2k-1 और ये k-1। अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं हम लोग। ओके, तो 3k-1 और इस साइड 2k-1। इसे फटाफट सॉल्व करो। ओके,
इसे सॉल्व करने के बाद 3k - 2k एंड -1 ये बेसिक्स है। इस पे बच्चे देखो बहुत गलतियां करती हैं। डेट्स वाई मैं बहुत इम्फोसाइज करती हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों को टीच करती हूँ, तो मैं देखती हूँ उनकी मिस्टेक्स यहीं पे होती है। जब भी वो नंबर को चेंज करते हैं उसका साइन चेंज करना भूल जाते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप खुद को फेल्यूर में लेके चल लो। अदरवाइज बी कॉन्सेंट्रेट कि वेन यू चेंज द नंबर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड मस्ट चेंज देयर साइन। ओके, तो -1 + 3 किया तो इस तरह से हमारे k की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो कौन सी वैल्यू k की होगी जिसपे ये नो सॉल्यूशंस होंगे, क्या तो k की 2 वैल्यू होगी। ओके, इट मीन्स कि हम यहाँ पे 2 रखेंगे जिसपे कि ये नो सॉल्यूशंस आएगा। नो सॉल्यूशंस कब बनता है, जब पैरेलल लाइंस होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ ये आसान एक्सरसाइज है जहाँ से आप 7 से 8 नंबर अपने फाइनल में स्कोर कर सकते हो, टेस्ट में स्कोर कर सकते हो। अब सेकंड यहाँ पे देखो B1/B2 डजंट इक्वल टू C1/C2। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें k की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये मैंने आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। कभी मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो, उसे कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बार बार मैंने बताया कि मैं क्वेश्चंस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं एग्जामिनेशन में मोस्टली। ओके, तो हमारा इक्वेशंस ये है। ओके, अब आप देखो कि यहाँ पे A1 क्या है, 2। अब आप पूछोगे मैम आपने यहाँ पे बड़ा कैपिटल A1 और A2 क्यों ले लिया, तो एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि x और a - b इन सब में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हमारा जो बेसिक इक्वेशन चल रहा है, लीनियर इक्वेशन, मैंने स्टार्ट में आपको बताया क्या होता है, वो ax + by + c, जहाँ पे a और b आपके क्या है, रियल नंबर हैं, लेकिन x और y एज ए वेरिएबल वर्क करता है। सॉरी, c भी आपके एज ए नंबर है, कांस्टेंट में हम इसको काउंट करते हैं। तो ये आपके वेरिएबल का मल्टीपल है। तो हमारा वेरिएबल x एंड y है जिसे हमें फाइंड आउट करने होते हैं, x y, ना कि a y। तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, x और y पे। ये हमारा एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है। इसे भी आप अपने दिमाग में अच्छे से रखो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंस यहाँ पे स्मॉल लेटर a यूज हुए हैं इसलिए मैंने इसको कैपिटल में ले लिया। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज आ गई A1, B1, C1 और ओके। नेक्स्ट, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या सिचुएशन होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। ओके, इस सिचुएशन में आपको स्मॉल a और b की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, आप दो इक्वेशंस में इसे कन्वर्ट करोगे। कैसे करते हैं देखो, ठीक है। इस तरह से हमने इसे बांट लिया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इस साइड B1/B2 इक्वल टू C1/C2 और उसकी वैल्यू पुट कर दी। ओके, फिर आप सेम करोगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी प्लस माइनस नहीं करते यहाँ पे, ऐसे आप इसे सॉल्व करोगे। ओके, तो 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3b। हमेशा साइन का, मल्टीप्लिकेशन के वक्त साइन का भी ध्यान रखा करो। तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाती है, -a इक्वल टू -5b। माइनस माइनस बोथ साइड में होते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्लस में हो जाता है। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 5b। सिमिलरली हम इस साइड में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, पढ़ाई के बीच बीच में मैं आपको ये बातें बता रही, जब तक आप मैथमेटिक्स से डरते रहोगे, आपको लगेगा कि मुश्किल है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको एटलीस्ट 10 तक तो अच्छे से मार्क्स लाने हैं, और जब आप अच्छे से करोगे ना तो आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाएगा। मैं कई बच्चों को ऐसे देखती हूँ, वो बिल्कुल अपने माइंड में ना बड़ा सा ताला लगा लेते हैं, लॉक लगा लेते हैं। दे डोंट वांट टू बी थिंक एनी मोर एंड देन दे से डैट मैम दिस इज़ वेरी टफ, आई डोंट वांट टू लर्न, आई डोंट वांट टू, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक प्ले है, जस्ट देखो ना आप क्या कर रहे हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। यार यहाँ पे ब्रैकेट है तो कई बच्चे इसको जोड़ जाते हैं, नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी वाली काम हम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करने पे सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ध्यान दो, क्योंकि देखो 10 तो तुम्हें करना ही है, उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ओके, ऐसा कर दिया। अब फिर मैं नेक्स्ट क्या, ओके, तो 9a + 3b - 6 इक्वल टू 7a + 7b।
तो आपने इसको जब सॉल्व किया 7 इस साइड ले आए, b को इस साइड लेके गए और -6 को भी इस साइड, तो आपको b और नेक्स्ट फिर 2a = 4b + 6, तो a की वैल्यू आपने यहाँ 5b जो आपकी इक्वेशन 1 में मिला था आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपको b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस b की वैल्यू 1 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पे आपने b की वैल्यू 1 डाली, तो 5 × 1 5, तो a की वैल्यू आपकी इस तरह से क्या आ गई 5 एंड b की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले हम लोग सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके क्लास 10th में भी इम्पॉर्टेंट वो रखता है। बिकॉज कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कह देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। आप 3.4 देख सकते हो, यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ लाइन को आपको एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व करने बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं बोला है मेथड से तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो उसे। एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन एंड थर्ड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, कैसे इसे सॉल्व कर। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने के लिए मैंने आपके ही एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये 6 लिया है। चूँकि ये फ्रैक्शन में था तो मैंने सोचा मैं आपको यही बता दूँ। अब आप देखो इसमें कैसे करेंगे हम। 3x/2 -5y/3 = -2 है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। 2 3 का पहले ये जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे। 6 2 से आपने 6 में डिवाइड किया तो आपको क्या मिला 3। तो 3 उस 3 से आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे 9x। फिर सेम आपने 3 से 6 में किया 2 से आप 5y में मल्टीप्लाई करोगे तो 10y = -2। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया है कि कई बच्चों को ये समझने में दिक्कत आती है कि जब दो फ्रैक्शंस हैं तो उसको किस तरह से सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, जो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है क्लास 5th 6th में, बट ध्यान नहीं देते। चलो, तो मैंने वही प्रोसीजर लिया, एलसीएम लिया, फिर 2 से 6 को डिवाइड किया, 3 मिला, जो 3 मिला और न्यूमिनेटर से हमने इंटू कर दिया और दो फ्रैक्शन को अब मैंने एक बना दिया। 9x - 10y ये हमारा न्यूमिनेटर पार्ट हो गया एंड 6 हमारा डिनोमिनेटर पार्ट। ऐसा करने से फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया 9x - 10y = -12। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब इसे कैसे करोगे, तो आप x के रेफरेंस में पूरे इक्वेशंस को कर लो। रेफरेंस में करने के लिए आपने -12 तो राइट साइड में जो थी उसे रहने दिया, 10y को आप इस साइड लेके गए तो +10y, और यहाँ पे चूंकि 9 इसका मल्टीप्लायर था तो ये मल्टीप्लायर जब नीचे आएगा दूसरी साइड आएगा तो वो डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू आपकी हो गई -10 + 10y/9। ओके, सेम अब इक्वेशन नंबर 2 को हम एक करेंगे और उसमें इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन 2 है ये। 3 2 का एलसीएम लिया, 6 3 से सेम वही कर रही हूँ मैं। 2 टाइम्स आया, 2 से आपने x को मल्टीप्लाई किया 2x, 2 से फिर आपने 6 को डिवाइड किया 3 × y 3y एंड 13/6। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आया। अब जो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू हमारी थी वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या थी, आप देखो -12 + 10y/9, इट मीन्स 10y - 12/9। तो हम यहाँ पे रखेंगे 10y - 12/9। अगर हमने साइन की जरा से भी गलती की तो हमारे सारे आंसर गलत हो जाएंगे, सॉल्यूशन ही गलत निकलेगा। ओके, फिर आप इसे सॉल्व करो। तो जब हम इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं, वो एक फ्रैक्शन बनाया और वगैरह इनटू किया है ना, सॉल्यूशन तो आपको आते करना है। इस तरह इनटू करा, ये आपका जाता है 282y - 144, 78 × 9 आपके 702, और ये आपका इस साइड आके 144। तो आपके 846 डिवाइडेड बाई 282, जिसमें y की वैल्यू क्या आ जाती है 3 आ जाती है। इस y की वैल्यू जो 3 आती है आप इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 10 × 3 - 12/9 कितना हो जाता है 30 में से 12 आपके गया है तो 18/9। 18/9 आपकी वैल्यू x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसमें कि
जिसमें कि एक y की वैल्यू हम निकालते हैं और x दूसरे इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। ये मेथड सबसे बेस्ट है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो कभी भी अगर आपको मेथड ना गिवन हो, ऐसे जनरली मेथड नहीं गिवन होते हैं, तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही चूज़ करना चाहिए इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे करते हैं इसे देखो। फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है 3, x का मल्टीपल क्या है 3 और यहाँ x का मल्टीपल 2 है, 4, y का मल्टीपल 4 एंड y का -2। तो आपको क्या करना चाहिए, आप किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल को सेम कर लो, इक्वल कर लो। कैसे करोगे, तो आपने, मैं यहाँ पे x का कर रही हूँ तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी पूरे इक्वेशंस को, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और सेकंड वाले पूरे इक्वेशंस को इसके 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, 2 मैंने क्यों चूज किया, ये 2 था यहाँ पे इसलिए पूरे इक्वेशन को 2 से किया, ये 3 था इस वजह से मैंने 3 से किया, क्योंकि ये 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 ऐसा हो जाता है। तो 6x प्लस मैंने 2 से किया है प्लस 8y इक्वल टू 20 और इस इक्वेशन को 3 से करा, अगेन 6x माइनस 6y हियर 6। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देते हो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, नहीं, आपको जैसे सिंपल वे में बताया जा रहा है आप वैसे, बिकॉज फाइनली तो आपको एक्स वाई की वैल्यू लानी है। तो आपने वेरिएबल को इक्वल किया है, फिर आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या बोला मैंने, नीचे वाले इक्वेशंस के साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो ये हम माइनस लगाएंगे, हियर इज अ माइनस सो आई विल टेक अ प्लस, हियर इज अ प्लस सो आई विल टेक अ माइनस। आपने देख लिया, बहुत आसान है, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं साइन को और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 6x में 6x चला गया, इस 6 का प्लस है और ये माइनस हम लेंगे, इस प्लस को नहीं लेंगे, ये अब हमारे लिए प्लस ना लेकर के हम इस माइनस को लेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। प्लस 6x में से माइनस 6x कैंसिल। अब ये प्लस 8y है और प्लस 6y, यहाँ पे ये 14y बन जाता है। कई बच्चों को आज तक इंटीजर्स में भी डाउट है। यार बच्चों, तुम ध्यान से पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। जितनी आपने हेडेक ले रखी है ना मैथमेटिक्स की, वो हेडेक नहीं है, हेडेक आपने बना ली है। अब आप देखो, जैसे हम +8 और +6 को ऐड करते हैं, 8 और 6 को ऐड किया, बहुत फटाफट बताते हो आप 14। ऐसे ही हमने अगर 8y 6y को ऐड किया तो 14y हो गया। ओके, अब दूसरी तरफ आप देखो कि इस 20 का क्या है साइन, प्लस है, और 6 का साइन क्या है, माइनस है। तो 20 में से 6 चले गए तो 14, तो y की वैल्यू क्या हो गई, अगेन 1 हो गया। अब इस y की वैल्यू आपकी मर्जी, किसी भी इक्वेशंस में आप डाल दो, किसी भी इक्वेशन, या तो आप ओरिजिनल 1 में डालो या आपने जो मल्टीप्लाई करके बनाया आप किसी में भी डालोगे, आपको आंसर सेम मिलेगा। तो मैंने y की वैल्यू 1 डाल दी, 3x प्लस 4 इंटू 1 4 ही होगा 10, तो 3x इक्वल टू 6, ये उधर चला गया 6 हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारा 2 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो एलिमिनेशन इज अ बेस्ट मेथड एंड सबसे कम टाइम लगता है। बस ध्यान रखने की जरूरत है, आप साइन में गड़बड़ी ना करो और मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक ना करो। थर्ड वन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपके पेयर ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशंस होना बहुत मस्ट है, अदरवाइज फिर वो सॉल्यूशंस निकलते नहीं हैं, है ना। तो अगर यूनिक सॉल्यूशंस है तभी आप निकालोगे। तो आप फटाफट देखो, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, देख कर बताओ। 2/3 यानी a1/a2 चेक करो, a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 है, तो ऑब्वियसली यूनिक सोल्यूशन है। 2/3 1/2 कहाँ बराबर होते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करोगे कैसे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जनरली तभी किए जाते हैं जब आपके एग्जामिनेशन में बोला जाए कि सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस, अदरवाइज बेस्ट टू बेस्ट। अब मैं आपको बता रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलो सीख लेते हैं।
देखो आप इसमें इस तरह से बॉक्स बना लो, ये ऐसे ऊपर x लिख लो, y फिर 1 लिखो। ओके, आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में b1 b2 लिखना है और एक्सट्रीम राइट में भी b1 b2 लिखना है। उसके मिडल में आपको c1 c2 और a1 a2 की वैल्यूज़ लिखनी है। अब आप इक्वेशंस को डायरेक्ट देखो, b1 बाय b2 क्या है आपका, b1 1 है, आपने यहाँ 1 लिख दिया, b2 क्या है 2 है, c1 की वैल्यू क्या है -5 और -2। अब मैं लिख देती हूँ माइनस, बट दोनों तरफ माइनस होने से ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, बट यहाँ पे हमने -8 लिख लिया। a1 a2 क्या है आपका 2 और 3 है, वैल्यू देखो 2 है और 3 है, और b1 b2 फिर से हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग b1 c2 करेंगे, b1 c2, तो 1 -8 क्या हो जाएगा -8, बीच में आपका फॉर्मूला का माइनस होता है, फिर आप इन दोनों को करोगे c2 b1, तो -5 इंटू 2 -10, आप ब्रैकेट में लोगे, केयरफुली ब्रैकेट नहीं छोड़ना है क्योंकि साइन में गड़बड़ी हो जाती है, माइनस माइनस अब ये प्लस होगा। ओके, फिर y के लिए y अपॉन आप लिखोगे c1 a2, देखो हम ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, लेफ्ट टू राइट, -5 इंटू 3 -15, बीच में फॉर्मूला का माइनस, फिर आपने -8 इंटू 2 किया -16, फिर आपने यहाँ पे 1 लिया, अगेन 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3। ओके 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो x अपॉन -8 प्लस 10 होगा, तो -8 प्लस 10 क्या होता है +2। ओके, 10 बड़ा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके बड़े नंबर का साइन लगाओ। यहाँ पे भी +16 -15 प्लस 16, y की वैल्यू 1 हो गई, नीचे y की वैल्यू नहीं, सॉरी डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी 1। अब आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहीं पे कर देती हूँ, दूसरा पेज चेंज करने से आपको समझ नहीं आएगा, तो इस 2 को हम लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 2/1, इट मीन्स 2 हो गई, और y की वैल्यू इस 1 को लेकर यहाँ आ जाती हूँ मैं, तो y की वैल्यू 1/1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन क्या और निकल गया 2 और 1। ओके, तो होप आपको ये करस्पॉन्डिंग भी क्लियर होगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। नेक्स्ट जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट को आपको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है फर्स्ट, फिर उसे सॉल्व करना होता है। ओके, तो पहले तो मैंने बेसिक्स बताया, उसके बाद अब आप इक्वेशंस में कुछ क्वेश्चंस को मैं ले लेती हूँ जो आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप कैसे उस इक्वेशंस को कन्वर्ट करो, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, यही मैं थोड़ी आप एफर्ट्स करती हूँ कि आप लोग समझ पाओ। और मैं सारे स्टेटमेंट तो नहीं ले सकती, तो मैं 1-2 क्वेश्चंस आपके NCERT के ही लेती हूँ। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं आपके NCERT का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th ले रही हूँ। आप देख सकते हो, आप लोगों के पास बुक अवेलेबल होगी। टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज डिस्टेंस कवर्ड। ओके, इट मीन्स क्या है कि जब आप टैक्सी हायर करते हो तो उसकी एक फिक्स चार्ज है, उसके साथ के साथ आप वॉट किलोमीटर यू ट्रैवल, उसके भी आपको सब्सिक्वेंट चार्जेस पे करने होते हैं। तो स्टेटमेंट को कैसे आप कन्वर्ट करोगे, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड टू बी 105। ओके, तो इसके जो फिक्स चार्ज है उसको आप लेट करोगे x या y, तो फिक्स चार्ज को मैं क्या लेट करूँगी x करूँगी, फिक्स चार्ज x एंड सब्सिक्वेंट किलोमीटर चार्ज है जितना आप ट्रैवल कर रहे हो उसको y। तो फर्स्ट जो आपकी कंडीशन दे रखी है कि आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो आपको 105 पे करना पड़ा। इट मीन्स आपको x फिक्स चार्ज पे करना ही है, और सब्सिक्वेंट जो आपके किलोमीटर हैं, आपने 10 किलोमीटर कवर किया है तो 10 इंटू वाई, और कितना पे करना हुआ आपको 105। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बन गई। ओके,
सेकेंड फिर आपने 15 किलोमीटर की जर्नी की है, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। दो इक्वेशंस हो गए। अब आप लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से फटाफट सॉल्व कर सकते हो। दोनों वेरिएबल चूँकि सेम है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू निकाल लोगे और किसी भी इक्वेशन में पुट करके वो कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का मैं एज वाला क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the of his son। अब एज के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें आप प्रेजेंट एज कि जो भी पर्सन्स है उनके प्रेजेंट एज को कंसिडर करके चलोगे। तो यहाँ आप देखो जोकैब और उनके सन की एज को रिलेट किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। तो आप प्रेजेंट ऑफ जोकैब एज कंसिडर करो। प्रेजेंट एज हमने जोकैब की x मान ली और उसके बेटे की y मान ली। अब आपकी स्टेटमेंट में है 5 years hence। हैंस का मतलब क्या है, 5 साल के बाद, इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में इसकी एज 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी और उसके बेटे की भी एज 5 साल बढ़ जाएगी। आप पहले इनको एज को इन्हांस कर लो, बढ़ा लो, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है। अब आप स्टेटमेंट देखो, द एज ऑफ जोकैब। तो एज ऑफ जोकैब हमारी क्या हो गई, x प्लस 5 हो गई। विल बी का मतलब हुआ इक्वल टू, हम लेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई करना। देखो अच्छे बच्चे स्टूडेंट्स तो समझ रहे होंगे, लेकिन जो इन्होंने प्रैक्टिस ही छोड़ दी है वो कभी इसमें +3 कर देते हैं। तो इस इक्वेशंस को आप एक इक्वेशंस, प्रॉपर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे। स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है कि जोकैब एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, और ये 5 years अगो दे रखा है। तो 5 साल पहले, ये तो फ्यूचर है, 5 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5 y माइनस 5। तो फिर हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। जोकैब एज वॉज, तो जोकैब का एज 5 साल पहले हमारा x माइनस 5 है, वो 7 टाइम्स है अपने बेटे से। तो 7 टाइम्स हम किसका लेंगे, इसका लेंगे, क्योंकि 5 साल पहले वो y माइनस 5। इस तरह से इसके भी इक्वेशंस आप निकालोगे। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा आ जाता है, सॉल्व करना बता दिया मैंने, -7y ये इस साइड आ गया और ये आपका 35 में से +5 चले गए। तो ये दो इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे भी करना चाहो, बट बेस्ट तो एलिमिनेशन है। तो x माइनस 7y, x माइनस 3y इक्वल टू, दोनों को सॉल्व करो, x और y की एज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज आपके 3.5 का थर्ड बता रही हूँ क्वेश्चन, जिसमें है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स। क्वेश्चन आप देख लो पेज नंबर 63 पे। तो यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो अगर वो करेक्ट आंसर करता है तो उसको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, और जब वो इनकरेक्ट करता है तो उसके 1 मार्क्स कट जाते हैं। तो उसके बाद उसके टोटल 40 आते हैं। तो आप कैसे निकालोगे, सपोज उसको करेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या मिल रहा है, करेक्ट उसने क्वेश्चन, जो भी नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन उसने किया वो x किया, और इनकरेक्ट जो किया उसने y किया। तो उसको जो 3 मार्क्स मिले वो ऑब्वियसली 3 इंटू x होगा करेक्ट क्वेश्चन के लिए, और लूज किया इट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस न लगा के माइनस लिया है। अब उसमें से उसने हर गलतियों के लिए 1 मार्क्स को उसके कट हुए हैं। सपोज उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ y किए, 1 2 3 4 5 6, सपोज जितने भी किए, तो हमें नहीं पता इसलिए हम y लेते हैं वेरिएबल, है ना। तो 1 इंटू वाई, तो आपका टोटल उसका क्या आया, 40। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन आपका बन जाता है, जब उसने करेक्ट के लिए उसे 4 मार्क्स मिले ईच के लिए, और इनकरेक्ट के लिए उसके हर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो उसके टोटल मार्क्स क्या बन रहे हैं, 50। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। तो दो इक्वेशंस आपके कन्वर्ट आ गया। अब आप इसे सॉल्व करो जिस भी मेथड से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, इसी का 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ओके, दो जगह है हाईवे पे A और B। ओके, ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर कार स्टार्ट फ्रॉम ए बी।
ओके, दोनों की स्पीड आपकी डिफरेंट होगी. इफ़ द कार्स ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन विथ अ डिफरेंट स्पीड दे मीट इन अ 5 आवर्स. इट मीन्स कि ए अपने यहाँ से एक कार आपकी ए पॉइंट से स्टार्ट हो गई और बी भी अपने इस पॉइंट से स्टार्ट हो गई, जो एक दूसरे 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं ये दोनों पॉइंट्स, और बी भी सेम डायरेक्शन में. तो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में दोनों जाएंगे. ओके, जब उनकी स्पीड डिफरेंट है तो दे विल मीट सम टाइम, दे विल मीट एट अ वन टाइम, ज़रूर मिलेंगे किसी न किसी समय पे. तो जब कार आपकी सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनकी स्पीड को हम माइनस करते हैं, ये आप लोग याद रखो. तो एक्स मैंने मान लो सपोज कार ए पॉइंट मैंने लिया था, इसमें कार ए भी नाम ले लेती हूँ और कार बी. ओके, तो कार ए की स्पीड एक्स मान ली और बी की वाई मान ली. तो दोनों की स्पीड में माइनस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग स्पीड को माइनस करते हैं. ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो डिस्टेंस आपका क्या है 100/5. तो आपका इक्वेशन बन जाता है x माइनस वाई इक्वल टू 20 किलोमीटर. ये एक इक्वेशन बन गया आपका. सिमिलरली आप दूसरा इक्वेशन बनाओगे कि जब वो सेम डायरेक्शंस में जा रहे थे, आपने माइनस किया, अपोजिट डायरेक्शन में जब वो आ रहे हैं तो वो 1 घंटे में ही मिल जाते हैं. अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि कार ए ने यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, और कार बी जो बी पॉइंट पे थी वो उसने अपोजिट इस डायरेक्शन में, तो वो 1 ही घंटे में मिल जा रहे हैं आपस में. तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, प्लस करेंगे. तो आप यहाँ लोगे x प्लस वाई. डिस्टेंस क्या था इसका 100 और टाइम क्या था 1 आवर. ओके, तो दूसरा इक्वेशन हमें x प्लस वाई इक्वल टू 100 मिलेगा. और दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे जिससे आपको x और y मिल जाएगी. x आपके कार a की स्पीड है और y आपके कार b की स्पीड होगी. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बोट और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मतलब बोट एंड रिवर के ऊपर डिपेंड है. तो ये क्वेश्चंस आपके मोस्टली आ ही जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझो कि इसे करते कैसे हैं. आपके एनसीईआरटी का ही मैंने पेज नंबर 65 पे ये क्वेश्चन नंबर 19 लिया है. इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ. देखो, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम. तो अप स्ट्रीम क्या होता है एंड डाउन स्ट्रीम क्या होता है, पहली बात तो आपको ये समझनी है. अप स्ट्रीम ये होती है जब आप किसी बोट को रिवर में लेकर जाते हो. तो बोट क्या है, बोट की एक अपनी स्पीड है और ये नदी की जो स्ट्रीम है, रिवर की स्ट्रीम है, धारा है ना, धारा की भी एक गति होती है. तो अब धारा की गति सपोज इस डायरेक्शन में है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई ना, तो उसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं. डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया कि नदी की जो फ्लो है, रिवर की फ्लो है, वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन बोट आपकी क्या है, उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, तो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे. ओके, अप स्ट्रीम में क्या करते हैं कि हम लोग बोट है, ये हमारा बोट है ना, नाव है, और ये स्ट्रीम, ये धारा, ठीक है, ये हमारी धारे की भी स्पीड होती है, ये हमारा स्ट्रीम है. ओके, तो दोनों की स्पीड भी, तो इसकी स्पीड हमने y मान ली और इसकी स्पीड हमने x मान ली. ठीक है, तो जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो हम इसका अप स्ट्रीम जो लिखते हैं वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर लिखते हैं. और अपोजिट जब हमारी नदी की धारा इधर की तरफ जा रही है लेकिन हमारा जो बोट है वो नदी की धारा के विरुद्ध आ रहा है, उल्टे, तो उसकी स्पीड में, उस टाइम में हम स्पीड को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जिससे कि हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं. ओके, अब इसके क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, लेट वी अंडरस्टैंड. अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स. इट मीन्स क्या है कि जो बोट है वो आपकी अप स्ट्रीम मीन्स कि नदी के धारा के साथ ही, यानी दोनों की सेम स्पीड है. अप स्ट्रीम कहने का मतलब दोनों की स्पीड सेम है ओके, तो वो 30 किलोमीटर जाती है और रिटर्न बैक 44 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम आती है. दोनों 10 आवर्स में होते हैं. तो इसका इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को यहाँ पे ध्यान रखना है.
अप स्ट्रीम के लिए हमने क्या लिख लिया, दोनों की स्पीड सेम होने की वजह से बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान ली और स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर। तो हमने x माइनस वाई किया क्योंकि अप स्ट्रीम है। आई एम continuously emphasize on this line that both are boat and stream both are in a same direction, that's why we are a minus here। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर किया एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो t1 टाइम हमने माना इसका, और डिस्टेंस अब आप क्वेश्चन में आपके डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड स्पीड आप क्या लोगे x माइनस वन। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो x प्लस वाई करेंगे और t2 हमने यहाँ पे टाइम माना और 44 किलोमीटर ये बैक होती है डाउन स्ट्रीम, तो 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ओके, आपके क्वेश्चंस में दे रखा है कि जाना और आना दोनों 10 घंटे में होते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे t1 प्लस t2 इक्वल टू 10 और t1 आपकी वैल्यू क्या है 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे चूँकि वेरिएबल जो हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल हैं x माइनस वाई और डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो आप इसे लेट करोगे, क्या लेट करोगे सॉल्व करने के लिए x माइनस वाई इक्वल टू यू मान लो और x प्लस वाई इक्वल टू आप v मान लो, 1 अपॉन दिस वन और 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन x माइनस वाई को आपने u मान लिया, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाता है 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। सिमिलरली आपका सेकेंड इक्वेशन जो बनेगा वो होगा आपका 40u प्लस 55v इक्वल टू 30। इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे और आपको u और v की वैल्यू मिलेगी। u की वैल्यू आपको 1/5 एंड v की वैल्यू आपको 1/11 आपको फाइंड होगी। एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, u की वैल्यू ये आएगी। नेक्स्ट आप क्या करोगे 1/u इक्वल टू 1/5। u आपका क्या आपने लेट किया था, आपने लेट किया था 1x माइनस वाई, है ना, तो दिस इक्वल टू 1/5 और दूसरा इक्वेशन 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 1/11। v की वैल्यू आपकी 1/11 आई है। तो इक्वेशन आपके x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये ऊपर का है, ये ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर को इक्वेट कर लेते हैं और x प्लस सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया तो 2x इक्वल टू आपका 16 हो जाता है, x इक्वल टू आपका 8 हो जाता है एंड किसी में भी वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है 3। तो आपकी जो स्पीड ऑफ बोट होती है वो 8 किलोमीटर पर आवर हो गई और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हो गई 3 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इस तरह से ये बोट वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इसके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। इसमें आप लोगों को अगर समझ में आई हो या फिर आप बच्चों को जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में काफ़ी दिक्कत आती हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए बनाकर ज़रूर लाऊंगी। अगर आपको ये समझ आया हो और नेक्स्ट एक्सरसाइज को आप करना चाहते हैं मेरे साथ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे नोटिफिकेशन फास्ट आपके पास आए। देन बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।